जिस दिन मैंने अपनी पत्नी की आंखों में शर्म और लाचारी देखी, उस दिन मेरी रियासत छिन गई और इज्जत मुझसे कोसों दूर चली गई। कभी जिस महल का मैं मालिक था, आज उसी शहर की गलियों में मेरे लिए जगह न बची। जानना चाहते हो एक रईस आदमी कैसे सड़क पर आ गया? कैसे एक औरत की सच्चाई ने पूरे घर की नींव हिला दी? तो रुकिए मत, जो अब कहानी शुरू होने जा रही है वो सिर्फ एक पतन की दास्तान नहीं, बल्कि एक आदमी के अंदर पल पल मरती हुई आत्मा की पुकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना। आइए शुरू करती हूँ कहानी। इस मनहूस वाक्य के एक हफ्ते बाद एक रोज मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती दिखाई दी। उसे देखकर मैं ठिठका। उसके चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कूटनीतियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर बलाई ली और बोली, बेटा नाराज न हो, गरीब भिखारन हो, मालकिन का सुहागन भरपूर रहे। उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। यह कहकर उसने जल्दी से कदम उठाया और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैं घर जाकर पूछा, यह कौन सी औरत है? मेरी बीबी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, भिखारन थी। मैंने कहा, भिखारनियों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती। यह तो मुझे कुटनी सी नजर आती है। साफ साफ बताओ, उसको यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीबी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ अपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे। उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़ी ही बैठी थी, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वह जितना जबान से कहती थी उससे ज्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित की था किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे हैं। मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को ऊपर उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे तुम पर कितना एतबार है, लेकिन तुमने अगर इसी वक्त सारी घटना सच सच न बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। यह खूब समझ रखो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज्यादा अजीज समझता हूँ। मेरे लिए यह डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूँ, उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो क्या बात है? इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी, रोकर बोली, मेरा कसूर माफ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वह कौन सा कसूर है? इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में जो इस वक्त ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ न रहने दो, वरना समझ लो आज ही इस जिंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे ऊपर जो जुल्म किए हो उन्हें मैंने किस तरह झेला है, और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूंगी। लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन इस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझ पर ऐसे संदेह न करो। मैंने उस औरत के बातों में आकर अपने घर का सारा चिट्ठा बयां कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे यह भूल करवाई। लेकिन इसके लिए तुम जो सजा दो वो मेरी सराखों पर है। मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ। मैंने उसे पूछा, क्या कहा? इंदुमती ने कहा, घर का जो हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की जरूरतों का फिक्र न करना, अपनी बेवकूफी को मैं क्या कहूँ, यहाँ तक भी कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कोई खर्च न दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपए के गहने बिक गए। ना मालूम क्यों मैं उससे यह सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो जबान तक उसकी आँच आ ही जाती है, मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुनी सख्त सजा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र न हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारन औरत को घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे सुबह क्यों होते। मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं जो ही दफ्तर में पहुंचा, टोबेदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया था कि वह बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामले की जांच के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पड़ेगी देखा जाएगा। अभी से क्यों जान
दान दूं। मैं महाराजा के खिदमत में पहुंचा। वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागजों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वो खुद किसी ख्याल में डूबे हुए थे। मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखाबित हुए। उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती है कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें यह गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे खानदान की जान लगाकर सेवाएं की थी और उन्हीं के सिले में तुम्हें यह वसीका दिया गया था, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग नहीं रखा। तुम्हें इसलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने खानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग बनाओ कि वह राज्य की कुछ खिदमत कर सके। उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारे जात से रियासत की भलाई हो, न कि इसलिए कि तुम इस रुपए को बेहुदा ऐशपंती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी तुमने अपने को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसीलिए आज से मैंने तुम्हारा नाम वसीकादारों के फहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीबी का नाम दर्ज किया गया। वह अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपने को इसी योग सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार न होगा। बस जाओ, मुमकिन हो तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। मैंने बहुत धैर्य पूर्वक अपनी किस्मत का यह फैसला सुना और अपने घर की ओर चला। लेकिन जब 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक ख्याल आया, किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहाँ है? मैं उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था वहाँ दूसरे का आश्रित बनकर मुझसे न रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी न हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेगी, जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी। एक बरख सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण ही यह सब दुर्गत हो रही है। उससे तो मिल ही लूं, मगर मेरे दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी वह अब मुझे हासिल हो सकती है? मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमादा हो जाए, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊंगा? पाँव में तो बेड़िया डालकर चलना और भी मुश्किल है। इस तरह सोच विचार कर मैंने मुंबई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यों त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार से गुप्त रूप अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रहस्य रूप का सौदा कर लिया था, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली थी। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेन जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों को देखने से मालूम हुआ था कि महीनों तक मेरे पते और निशान के बारे में अखबारों में इश्तेहार छपते रहे, लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊँगा और यह कालिख लगा मुँह किसको दिखाऊंगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रो कर काटूं या हंसकर। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उन नेमतों की कद्र न की। मैंने उसे लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंके से ना बची। हेलो दोस्तों, अब ये कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में। धन्यवाद।